अप्रैल 1989 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के ज़नाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से अनसीयत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाज़ी उनके लिए खाना भिजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ सलमान तसीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन के बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। पंजाब हुकूमत के जिल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पश्तीनी पेशा था। इनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। उनमें पस भी पड़ गई थी। भुट्टो को लगता था कि इन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाज़ी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1989 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इनका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी ही किताब में लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शिवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे ही हदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से इन मेज़, कुर्सी और पलंग हटा लिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं कि उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालमियार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैंने इसे पहन लेता हूँ लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर ने कहा, प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानब निकली। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़ कर सुनाया जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका रेज़र इनके लिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकशी न कर लें।
سلمان تصیر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کہا، مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخر کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد طارہ مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ 35 منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ بے نظیر اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، ممی کی دی نیند کی ولیم گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی، نو نو، میری سانس رک رہی ہے، جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو، پاپا پاپا۔ میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بے نظیر لکھتی ہیں، اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس سے شالمیار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دیا جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا جسے وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا، ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا، ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے جھولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا، پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہوتی ہے؟ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کے شلوار قمیض پر پڑی، وہ چلانے لگا، یا اللہ یا اللہ، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ تو فرینڈز، میرے چینل کو سبسکرائب کر